नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। हेडिंग देखकर अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो आपको बता दूं, ये दोनों किस्सा अलग अलग है। एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को लेकर कई सारे किस्से हैं, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी से जुड़े 4 किस्सों की चर्चा हम करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ऐसी क्या बात हुई कि मोहम्मद रफ़ी और लता जी 4 साल तक एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाए। फिर किसकी कोशिश से दोनों का विवाद खत्म हुआ, नूरजहां से मिलने की तड़प और उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर किसने और कैसे की थी लता जी को मारने की कोशिश, उनके खाने की तारीफ और उसके बाद इनको मिले कई सम्मान। आपको बता दूं, लता जी के ऊपर ये सिर्फ ट्रेलर है। कल सुबह इसी समय लता जी के और भी कई सारे अनसुने किस्सों को लेकर हम हाजिर होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कल का वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफ़र। किस्सा नंबर 1। एक किस्सा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के अनबन का। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के अनुसार दोनों में किसी बात को लेकर लगभग 4 साल तक अनबन थी। इस बीच लता ने उनके साथ गाना गाने से भी मना कर दिया। दोनों ने कई सदाबहार गाने दिए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस अनबन की वजह गाने के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को बताया गया, जिस पर दोनों के अलग अलग विचार थे। हालांकि बाद में फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोनों ने फिर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। एक समय था जब लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। उनके इस कदम से सभी गायकों को धक्का पहुंचा। लता और मुकेश ने रफ़ी को बुलाकर समझाना चाहा, लेकिन मामला उलझता ही चला गया। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि मोहम्मद रफ़ी और लता के बीच बातचीत बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया था। हालांकि 4 वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में दिल पुकारे आरे 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 अभी न जा मेरे साथी गीत गाया। किस्सा नंबर 2। एक बार लता जी और श्री रामचंद्र फिल्म झांझर के संगीत लॉन्च करने के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया लाहौर और पाकिस्तान का। बातों ही बातों में लता जी को नूरजहां जी की याद आ गई। नूरजहां अपने पति के साथ पाकिस्तान में रहने लग गई। लता जी ने कहा, मुझे नूरजहां जी से बात करनी है। दोनों की बात कराई गई और ये फ़ोन कॉल का सिलसिला तकरीबन 1 घंटा चला। एक और मज़े की बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे को गाने गाकर भी सुनाए। जब बात करने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो लता जी ने रामचंद्र जी से कहा, मुझे इनसे मिलना है। रामचंद्र जी ने कहा, अभी नहीं मिल सकते, पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन लता जी जिद पर अड़ गई। फिर जैसे तैसे करके दोनों को बाघा बॉर्डर पर मिलवाया गया। किस्सा नंबर 3। लता मंगेशकर का एक बड़ा खुलासा उनकी बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में किया। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि वर्ष 1963 में लता को जब वह 33 साल की थी तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हालांकि इस मामले में कभी खुलासा नहीं हो सका कि आखिर उन्हें मारने की कोशिश किसने की। वे कौन लोग थे जो लता मंगेशकर को मारने की साजिश रच रहे थे, लेकिन ये बात लता जी को पता चल गया था कि आखिर वो कौन है। एक बार खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाया था। उन्होंने एक बातचीत में कहा था, हम मंगेशकर्स इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल था 1963। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैं बेड से भी बमुश्किल उठ पाती थी। हालत ये हो गए कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। लता जी की मां ने तो इलाज के बाद वे धीरे धीरे ठीक हुई। वे कहते हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जी बताती है, हेमंत दा घर आए और मेरी माँ की इजाज़त लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए।
उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई, मैं अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। लता जी के इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। लता मंगेशकर के मुताबिक उनकी रिकवरी में मजरूह सुल्तानपुरी की अहम भूमिका थी। वे बताती हैं, मजरूह साहब हर शाम घर आते और मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते थे। वे दिन रात व्यस्त रहते थे और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वे हर दिन आते थे। यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरूह साहब न होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में सक्षम न हो पाती। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जब लता जी से पूछा गया क्या यह सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वे फिर कभी नहीं गा पाएंगी, तो जवाब में उन्होंने कहा, यह सही नहीं है। यह मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर्स ने मुझे नहीं कहा था कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर ने तो मुझसे यह तक कहा था कि वे मुझे खड़ी करके रहेंगे। लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में यह गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी आवाज़ खोई नहीं थी। किस्सा नंबर 4। लता जी की सिंगिंग के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वे कुकिंग की भी शौकीन थी। जिसने भी उनका खाना चखा है वो उनकी तारीफ करते नहीं थकता। कहा जाता है कि लता जी चिकन और हलवा बहुत अच्छा बनाती थी। जो भी इनके हाथ का चिकन खा लिया वो उस स्वाद को कभी भुला नहीं पाया। इसके अलावा लता जी खाने पीने के बहुत शौकीन थी। लता जी गोवा की फ़िश और समुद्री झींगों की बहुत शौकीन थी। इसके अलावा उन्हें केसर की जलेबी भी बहुत ही पसंद थी। सुर कोकिला लता दीदी को 51 साल में 75 से ज़्यादा अवार्ड मिले। उन्हें महज 30 साल की उम्र में पहला अवार्ड मिला था। साल 2001 में उन्हें केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था। आखिरी बार उन्हें 2 साल पहले TRA की मोस्ट डिज़ायर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर उनके कुछ अवार्ड्स की बात करें तो 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा गाना गाने के लिए, 1990 में श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार, 1996 में हम आपके हैं कौन के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का स्टार स्क्रीन अवार्ड, 1996 में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, 1996 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में राजीव गांधी अवार्ड, 1998 में साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1999 में NTR नेशनल अवार्ड्स, 1999 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 1999 में ही दिल तो पागल है के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए जी सिने अवार्ड, 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में हीरो होंडा और फाइल पत्रिका स्टारडस्ट द्वारा मिलेनियम की बेस्ट प्लेबैक सिंगर, 2001 में ही नूरजहां अवार्ड, 2002 में स्वर रत्न अवार्ड, 2002 में ही हकीम खान सुर अवार्ड, 2002 में ही आशा भोसले अवार्ड, 2004 में लिविंग लीजेंड अवार्ड, 2005 में सहारा वन म्यूजिक अवार्ड्स द्वारा लीजेंड ऑनर, 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2007 में फॉरएवर इंडियन अवार्ड, 2009 में ANR नेशनल अवार्ड, 2010 में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, 2010 में ही प्राइड ऑफ इंडिया कला सरस्वती, 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बिग मराठी म्यूजिक अवार्ड, 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए GIMA अवार्ड, 2010 में श्री हनुमान चालीसा के लिए बेस्ट भक्ति एल्बम के लिए GIMA अवार्ड, 2011 में पुणे नगर निगम द्वारा स्वर भास्कर अवार्ड, 2011 में श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल अवार्ड, 2011 में ही स्वरलय यसुदास लेजेंडरी अवार्ड, 2020 में TRA की मोस्ट डिजायर्ड अवार्ड,
ये तो कुछ ही अवार्ड है, और भी कई ऐसे अवार्ड है जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं की गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।